1968 रात्रि 11:40 बजे, नई दिल्ली, दक्षिण ब्लॉक। बाहर गहरा सन्नाटा था। विशाल इमारत की ऊंची दीवारों पर टंगी पीली रोशनियां केवल इतना उजाला कर रही थीं कि भीतर आने जाने वाली परछाइयां दिखाई दें। उसी रात भारत के इतिहास में एक ऐसा निर्णय आकार ले रहा था जिसकी प्रतिध्वनि आने वाले दशकों तक सुनाई देने वाली थी। यह किसी युद्ध की घोषणा नहीं थी, न किसी चुनाव का परिणाम और न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर। ये उस अदृश्य शक्ति के जन्म की कहानी थी जो बंदूक से नहीं, सूचनाओं से लड़ती है, जो सीमाओं को पार करती है पर अपने अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं छोड़ती। उस शक्ति के केंद्र में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने जीवन का अधिकांश भाग कैमरों, अखबारों और सार्वजनिक मंचों से दूर रहकर बिताया। उसका नाम था रामेश्वर नाथ काव। इतिहास उन्हें केवल एक अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि उस मस्तिष्क के रूप में याद करता है जिसने भारत की गुप्तचर व्यवस्था को नया स्वरूप दिया और ये सिद्ध कर दिया कि कई बार युद्ध जीतने के लिए सैनिकों से पहले सूचनाओं की आवश्यकता होती है। रामेश्वर नाथ काव का जन्म ऐसे समय में हुआ जब भारत अभी ब्रिटिश शासन के अधीन था। बचपन से ही उनका स्वभाव असाधारण रूप से शांत, धैर्यवान और निरीक्षण करने वाला था। जहां अधिकांश लोग घटनाओं को केवल देखते थे, वहां काव उनके पीछे छिपे कारणों को समझने का प्रयास करते थे। यही गुण आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी शक्ति बना। उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा का मार्ग चुना। स्वतंत्रता के बाद जब नया भारत अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में लगा था, तब काव उन चुनिंदा अधिकारियों में थे जिन्हें अत्यंत संवेदनशील मामलों की जिम्मेदारी सौंपी जाने लगी। उनकी पहचान एक ऐसे अधिकारी के रूप में बनने लगी जो बिना शोर किए कठिन से कठिन कार्य पूरा कर सकता था। स्वतंत्र भारत की प्रारंभिक दशकों में देश अनेक चुनौतियों से घिरा हुआ था। सीमाओं पर तनाव था, शीत युद्ध अपने चरम की ओर बढ़ रहा था और विश्व की महाशक्तियां एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए लगातार सक्रिय थीं। भारत के पास खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था तो थी, परंतु विदेशी धरती पर दीर्घकालिक रणनीतिक अभियानों के लिए वो पर्याप्त नहीं मानी जाती थी। वर्ष 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध ने इस कमजोरी को कठोर रूप से उजागर कर दिया। इसके बाद 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि भविष्य के संघर्ष केवल रणभूमि पर नहीं, बल्कि गुप्त सूचनाओं के स्तर पर भी तय होंगे। इसी पृष्ठभूमि में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस की जो केवल बाहरी खतरों पर केंद्रित हो। उनकी दृष्टि बार बार एक ही व्यक्ति पर जाकर ठहरती थी, रामेश्वर नाथ काव। कहा जाता है कि वे अपने सहयोगियों का चयन भी अत्यंत सावधानी से करते थे। उनके लिए किसी अधिकारी की सबसे बड़ी योग्यता केवल बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि मौन बनाए रखने की क्षमता थी। सितंबर 1968 में एक नया अध्याय आरंभ हुआ। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे दुनिया आज रॉ के नाम से जानती है, अस्तित्व में आया। इसका गठन किसी सार्वजनिक समारोह में नहीं हुआ, न कोई विशाल घोषणा हुई और न ही जनता को इसकी वास्तविक क्षमता का अंदाजा था। यह संगठन छाया की तरह काम करने वाला था और उसका पहला प्रमुख था रामेश्वर नाथ काव। उन्होंने शुरुआत से ही स्पष्ट कर दिया कि गुप्तचर एजेंसी की सबसे बड़ी सफलता वही होती है जिसके बारे में दुनिया को कभी पता ही ना चले। 1970 प्रातः 6:30 बजे, नई दिल्ली। दक्षिण एशिया का राजनीतिक वातावरण तेजी से बदल रहा था। पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष अब केवल राजनीतिक विरोध नहीं रह गया था। चुनावों में स्पष्ट जनादेश मिलने के बाद भी सत्ता हस्तांतरण से इनकार कर दिया गया। पूरे क्षेत्र में तनाव फैलने लगा। लाखों लोगों के भीतर असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही थी। भारत की सीमाओं तक आने वाली हर सूचना ये संकेत दे रही थी कि यदि परिस्थितियां नहीं बदली तो ये संकट शीघ्र ही मानवीय त्रासदी में बदल जाएगा। रामेश्वर नाथ काव ने इस उभरते संकट को केवल पड़ोसी देश की आंतरिक समस्या नहीं माना। उन्होंने समझ लिया था कि इसका सीधा प्रभाव भारत की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सीमावर्ती राज्यों पर पड़ने वाला है। 1971 का साल था। नई दिल्ली की सुबहें शांत दिखती थीं, पर दक्षिण एशिया की राजनीति भीतर ही भीतर सुलग रही थी।
पूर्वी पाकिस्तान में जनादेश को दबा दिया गया और असंतोष ने जल्द ही एक भयावह रूप ले लिया। मार्च की रातों में सैन्य कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र को हिंसा की आग में झोंक दिया। गांव उजड़े, शहर सहमे और लाखों लोग जान बचाकर भारत की सीमा की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही महीनों में ये स्वतंत्र भारत के सामने अब तक के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक बन चुका था। इसी उथल-पुथल के बीच एक शांत, अनुशासित व्यक्ति काम में जुट गया, रामेश्वर नाथ काव। उन्होंने इस संकट को केवल पड़ोसी देश की आंतरिक समस्या नहीं माना, उन्होंने इसमें भारत की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सीमावर्ती राज्यों के भविष्य का सीधा संबंध देखा। उनकी टीम ने सीमाओं के आर पार गुप्त संपर्क बनाए, स्थानीय हालात का गहराई से अध्ययन किया और उन तक मदद पहुंचाई जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। इन अभियानों का बड़ा हिस्सा आज भी गोपनीय है, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि उस संघर्ष में भारत की खुफिया व्यवस्था ने निर्णायक भूमिका निभाई। उधर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कूटनीतिक मोर्चे पर डटी थीं और दुनिया की महाशक्तियां अपने अपने हितों से इस संकट को तौल रही थीं। ऐसे समय में सही सूचना ही भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गई। काओ की रिपोर्टें केवल घटनाओं का ब्यौरा नहीं होती थीं, उनमें शत्रु की अगली चाल का अनुमान और भारत के विकल्पों का गहन विश्लेषण भी होता था। यही वजह थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसलों में उनकी सलाह को विशेष महत्व मिलने लगा। दिसंबर आते आते हालात निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए। जनरल सैम मानेकशॉ जहां सैन्य मोर्चे पर रणनीति बुन रहे थे, वहीं पर्दे के पीछे काओ और उनकी टीम एक ऐसा सूचना तंत्र तैयार कर रही थी जो सेना को हर पल सटीक जानकारी देता रहे। ये युद्ध सिर्फ रणभूमि में नहीं, बल्कि संचार और गोपनीय अभियानों के मोर्चे पर भी उतनी ही तीव्रता से लड़ा जा रहा था। और फिर इतिहास बदल गया। पूर्वी पाकिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा, बांग्लादेश का जन्म हुआ। ये सिर्फ सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि रणनीति, कूटनीति और खुफिया समन्वय की असाधारण सफलता थी। दुनिया भर के विश्लेषक पहली बार उस भारतीय गुप्तचर संगठन की ओर गंभीरता से देखने लगे, जिसके प्रमुख का चेहरा लगभग किसी ने नहीं देखा था। पर काओ के लिए युद्ध की समाप्ति का मतलब काम की समाप्ति नहीं था। वे जानते थे कि किसी भी राष्ट्र की असली परीक्षा जीत के बाद शुरू होती है। 70 के दशक में शीत युद्ध अपने चरम पर था और दक्षिण एशिया इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन चुका था। काओ ने रॉ के भीतर एक ऐसी कार्य संस्कृति विकसित की जिसमें सूचना सिर्फ इकट्ठी नहीं होती थी, बल्कि उसके हर संकेत का विश्लेषण कर भविष्य की तस्वीर बनाई जाती थी। उनका मानना था कि सबसे बड़ा खुफिया अधिकारी वो नहीं जो सबसे ज्यादा राज जानता है, बल्कि वो जो सही समय पर सही सूचना पहचान लेता है। 1975 में जब देश में आपातकाल लगा, तब सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका पर कई सवाल उठे, पर काओ हमेशा सार्वजनिक बहसों से दूर रहे। उनका ध्यान सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक खतरों पर टिका रहा। उनका मौन ही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। समय के साथ नई चुनौतियां आईं। पंजाब में उग्रवाद, सीमा पार आतंकवाद और नई शत्रु रणनीतियां। काओ औपचारिक रूप से पद से आगे बढ़ चुके थे, फिर भी उनकी सलाह भारत की सबसे कीमती रणनीतिक संपत्तियों में गिनी जाती रही। और जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई, पूरा देश स्तब्ध रह गया। फिर भी काओ पर्दे के पीछे से अपनी भूमिका निभाते रहे, कभी कैमरे के सामने आए बिना, कभी श्रेय मांगे बिना। 21 जनवरी 2002 की एक शांत सुबह ये खबर आई कि रामेश्वर नाथ काओ अब इस दुनिया में नहीं रहे। खबर कुछ ही मिनट चली, अखबारों में सीमित जगह मिली, पर भारत की खुफिया दुनिया के लिए ये एक युग का अंत था। उनके साथियों के अनुसार वे अत्यंत धैर्यवान और अनुशासित थे, कभी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेते थे और किसी भी सूचना को कई स्रोतों से जांचे बिना स्वीकार नहीं करते थे। दक्षिण ब्लॉक की उन पुरानी इमारतों पर जब रात उतरती है तो लगता है मानो इतिहास अब भी उन बंद कमरों में लिए गए फैसलों की गूंज सहेजे हुए है। वहां कभी एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जिसने न सत्ता चाही, न प्रसिद्धि, न कोई स्मारक, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो उसके जाने के दशकों बाद भी काम कर रही है।